Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Sumaira Khurram. I am Senior Subject Specialist in Chemistry at Divisional Public School and Inter College Sahiwal. I am your chemistry teacher. Welcome to our online classes. Students, today we have to discuss a new and very interesting topic, that is chapter number 11, Organic Chemistry. It's lecture number 22 and topic है इसका 11.1. Let's start our today's topic. Our today's topics are Number 1, Organic Chemistry. आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. Number 2, Vital Force Theory. Vital Force Theory क्या होती है? And number 3, Types of Formula of Organic Compounds. By the end of the lesson, students will be able to learn the concept of organic compounds, to evaluate the concept of vital force theory, to understand the types of different formula of organic compounds. Organic chemistry. Organic chemistry is a new term. It is the branch of chemistry that deals with the compounds of carbon. 1828 से पहले साइंटिस्ट ये समझते थे कि ऐसे कंपाउंड जो कि सिर्फ प्लांट्स या एनिमल से हासिल होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. यानी वो कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं और ऐसे कंपाउंड्स के जो प्लांट्स से हासिल करते हैं और इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, जबकि ऐसे कंपाउंड जो कि एनिमल से हासिल करते हैं उनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फॉस्फोरस होते हैं. So let's study. Initially before 1828, the name organic chemistry was given for the chemistry of the compounds obtained from the plants and animals, that is from living organism. यानी ऐसे कंपाउंड जो कि सिर्फ प्लांट्स या एनिमल से हासिल किए जाते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम उनको हासिल करते हैं, सिर्फ ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते थे. The word organic signifies life. Leviezer showed that the compounds obtained from the plants were often made up of carbon, hydrogen and oxygen elements, while compounds obtained from animals contain elements carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus, etc. ये स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं. पुराने ज़माने में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करते थे जो कि प्लांट्स और एनिमल से हासिल करते हैं. इसके अलावा ये विलो बार्क बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, जिनको पेन किलर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है. आए अब हम इसकी रीडिंग करते हैं. Organic chemistry is the study of the compounds that contain carbon. It is one of the major branches of the chemistry. The history of organic chemistry can be traced back to ancient times when medicine for human extracted from plants and animals to treat members of their tribes. पुराने ज़माने में लोग अपने कबीलों के लोगों को मुख्तलिफ उनकी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए इन मेडिसिन का इस्तेमाल करते थे जो कि वो प्लांट्स या एनिमल से हासिल करते थे. इन एंशिएंट एरा इट वाज प्रोड्यूस विलो बार्क विच वाज यूज्ड एज ए पेन किलर विच कंटेन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, द इंग्रेडिएंट्स इन एस्पाइरिन. Organic chemistry was first defined as the branch of modern science in the early 1800s by John Jacob Berzelius. He classified chemical compounds into two main groups. कौन कौन से? Organic and inorganic. Organic if they originated in living or once living matter. अगर वो minerals या non living matter से originate होते हैं
तो उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। जॉन जैकब बेज़ेलियस वो पहला साइंटिस्ट था जिसने ये बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स और एनिमल से हासिल कर सकते हैं और ये नॉन लिविंग मैटर से हासिल नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो बातें हमने ऊपर पढ़ी इसके मुताबिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन देखें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ डेरिवेटिव से क्या मुराद है, यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ऐसे कंपाउंड्स डिस्कस करते हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हों या फिर उनसे बनने वाले कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है ऐसे कंपाउंड्स में, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं उसके। A detailed investigation of organic compounds revealed that all of them contain covalently bonded carbon atom and hydrogen as their essential constituent. अब यहाँ पे देखें तो मीथेन की एग्जाम्पल दी गई है जिसमें कार्बन एक और इसके साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसी तरह से मीथेन की एग्जाम्पल देखें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 यानी इसमें 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। टर्मिनल कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है एक साइड पे और दूसरी साइड पे भी 3 ही हाइड्रोजन है। इसी तरह से बेंजीन की एग्जाम्पल है यहाँ पर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। इसके अलावा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन इसके एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान हमेशा कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर देखें तो आपको पिक्चर में ये कार्बन और कार्बन के दरमियान जो लाइन नज़र आ रही है ये कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है। इसके अलावा ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो लाइन नज़र आ रही है ये भी इसके कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है। इसी तरह से मीथेन में देखें तो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है और कार्बन इस हाइड्रोजन के दरमियान भी कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है। What is vital force theory? According to this theory, organic compounds could not be prepared in the laboratories because they were supposed to be synthesized under the influence of mysterious force called vital force inherent only in living organism. उसने ये बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ये प्रोड्यूस नहीं हो सकते, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई मिस्टीरियस फोर्स है जो कि इसको इनिशिएट करती है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए, जो कि नॉन लिविंग मैटर के अंदर ये मौजूद नहीं होती। सो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी प्रूव्ड रॉन्ग। The vital force theory suffered death below in 1828 when Holler synthesized the first organic compound urea from inorganic substance by heating ammonium cyanide. अब 19th सेंचुरी तक ये समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसके अलावा नॉन लिविंग मैटर से हम इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन होलर वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने अमोनियम साइनेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हीट किया, तो उससे उसने पहली दफ़ा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया प्रिपेयर किया। अब अमोनियम साइनेट को उसने हीट किया तो हीट करने से यूरिया की प्रिपरेशन हो रही है। Later on, vital force theory was first further negated by Kolb in 1845 when he prepared acetic acid in the laboratory. अब एसिटिक एसिड ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है,
सो अकॉर्डिंग टू द जॉन जैकब बेrzelius, इसको हम लेबॉर्ट्री के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन कॉल्ब ने 1845 में इसको लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर किया और ये प्रूव किया कि वाइटल फोर्स थ्योरी एक रॉन्ग थ्योरी थी। दोबारा देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होगी। द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड और उनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम डेरिवेटिव्स का नाम देते हैं, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, protein, lipids, enzymes, vitamins, drugs, pharmaceutical products, fertilizers, pesticides, paints, dyes, synthetic rubbers, plastics, artificial fibers and many other polymers etc. अब इन कंपाउंड्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स Carbohydrates are macromolecules. These are synthesized by the plant through photosynthesis from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Carbohydrates macromolecules हैं और ये photosynthesis के ज़रिए प्रोड्यूस किए जाते हैं किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। और इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इसके अलावा इसके लिए सनलाइट का होना ज़रूरी है और क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन्स are also made up of nitrogenous compounds of amino acids. Amino acid combine to form protein. Amino acids क्या होते हैं? Amino acid प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं। So thousands of amino acid combine करके एक लार्ज मॉलिक्यूल मैक्रोमॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको प्रोटीन का नाम दिया जाता है। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स। दीज आर एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड विद ग्लिसरॉल। Enzymes are also protein produced by living organism which act as a catalyst to bring about a specific biochemical reaction. Biochemical reaction यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको एज ए कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं एंजाइम, यानी ये रिएक्शन के अंदर खुद तो इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माल्टेज एंजाइम फाउंड इन सलाइवा breaks the sugar maltose into glucose. Vitamins. Vitamin is an organic molecule that is an essential micronutrient which an organism needs in small quantity for the proper functioning of the metabolism. Drugs and pharmaceutical products. Compound used as a medicine are more often organic compounds which are divided into broad classes of small organic molecules. Fertilizers क्या होते हैं? ऐसे compounds, ऐसे न्यूट्रिएंट जिनको हम सॉइल के अंदर ऐड करते हैं ताकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सके। प्लांट्स के लिए ज़रूरी मिनरल्स जो कि ज़मीन में पाए जाते हैं, जब उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हम फर्टिलाइज़र उस ज़मीन में ऐड करते हैं ताकि वो इनकी डेफिशिएंसी को ख़त्म कर सकें और प्लांट्स को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जा सकें। फर्टिलाइज़र इज़ एनी मटेरियल ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन दैट इज़ अप्लाइड टू सॉइल और टू प्लांट टिश्यूज टू सप्लाई one or more nutrients essential to the growth of the plants. पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल जो कि किसी भी किस्म के पेस्ट को या कीड़ों मकोड़ों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें पेस्टिसाइड्स में हर्बिसाइड्स भी आ सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी आ सकते हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट्स भी आ सकते हैं और वीड्स भी इसमें शामिल होते हैं।
Pesticides are the substances that are meant to control pests, including weeds. The term pesticides include herbicides, insecticides, insect repellent, antimicrobial, and fungicide. Synthetic rubber. A synthetic rubber is any artificial polymer. These are the mainly polymer synthesized from petroleum byproducts. Artificial fibers. Artificial fibers are fibers made by human through chemical synthesis as opposed to the natural fiber. Natural fibers कौन से हैं? वो fibers जो कि हम प्लांट से डायरेक्टली हासिल करते हैं, जैसे कि कॉटन वगैरह, that are directly derived from the living organisms, for example nylon, rayon, polyester, acrylic, etc. डियर स्टूडेंट्स, अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 टाइप मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला, नंबर 3 कंडेंस्ड फार्मूला, and number 4 electronic or dot and cross formula. मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स यानी उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करे, उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। डेफिनेशन देखिए इसकी, द फार्मूला which represents the actual number of atoms in one molecule of the organic compound is called the molecular formula. For example, molecular formula of the butane is C4H10. It shows butane is made up of carbon and hydrogen atom. Each molecule of the butane consists of 4 carbon atoms and 10 hydrogen atoms. इस पिक्चर में देखें तो ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। इसमें देखें तो अगर हम इसमें कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करें तो 1, 2, 3 एंड 4 इसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, और इसी तरह से अगर हम इसके हाइड्रोजन काउंट करें तो टर्मिनल कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, जबकि दरमियान वाले दोनों कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन है। सो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इसमें 10 है और कार्बन एटम्स इसमें 4 है। इसी तरह से अगर हम ग्लूकोज की एग्जांपल लें तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H12O6। इसमें देखें तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स शामिल हैं इसमें? टोटल 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन की एटम्स की तादाद इसमें कितनी है? 6, हाइड्रोजन इसमें 12 है और ऑक्सीजन इसमें 6 है। सो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C6H12O6। स्ट्रक्चरल फार्मूला वो फार्मूला जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने एटम्स होते हैं उन सब की एग्जैक्ट अरेंजमेंट को जो रिप्रेजेंट करे, तो ऐसे फार्मूला को स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ द different atoms of various elements present in a molecule of the substance. In a structural formula, single bond represented by a single line, a double bond by 2 lines, and a triple bond by 3 lines between the bonded atoms. Organic compounds may have same molecular formula but different structural formula. For example, structural formula of butane C4H10R. अब यहाँ पे देखें तो आपके सामने N-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो ब्यूटेन को हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं। इसका एक फार्मूला N-ब्यूटेन है जिसमें तमाम कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है और हर कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। दरमियान में
सिंगल लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये सामने आपको नज़र आ रहा है, इसको सिंगल लाइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज अगर ये सिंगल लाइन से अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो हम इसको दरमियान में डबल बॉन्ड लगाएंगे, और अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे हम दरमियान में 3 लाइंस लगाएंगे। इसी तरह से अगर आप आइसोब्यूटेन में देखें तो आइसोब्यूटेन में भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम है, और हाइड्रोजन एटम भी अगर हम इसके गिनते हैं तो वो भी सेम है, दैट इज 10 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है इसमें। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C4H10 है, लेकिन एटम्स की अरेंजमेंट दोनों मॉलिक्यूल में डिफरेंट है। इसमें एक कार्बन ने ब्रांच बनाई हुई है, जबकि जो कि आपको फिगर में नजर आ रही है। अब अगर हम इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम काउंट करें तो वो इतने ही होंगे जैसे कि N-ब्यूटेन में है, लेकिन एटम्स की अरेंजमेंट इसमें मुख्तलिफ होगी। कंडेंस्ड फार्मूला वो फार्मूला जिसमें ग्रुप ऑफ एटम्स इकट्ठे लिखे जाते हैं और इनको स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन दोनों में इकट्ठा लिखा जाता है। आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। द फार्मूला that indicates the group of atoms joined together to each carbon atom in a straight chain or branch chain is called the condensed formula. एग्जाम्पल देखें तो पहले में हमने देखा, पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला में देखा तो हमने CH3 और CH2 को हमने अलग अलग लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमने CH3 को इकट्ठा लिखा हुआ है। इसी तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका सेम होगा, C4H10 ही होगा, लेकिन अब हम इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को हमने इकट्ठा लिखा हुआ है। इसी तरह से आइसोब्यूटेन में देखें तो आइसोब्यूटेन में भी N-ब्यूटेन में देखें तो ये इसमें स्ट्रेट चेन है, जबकि अगर आप आइसोब्यूटेन में देखें तो इसमें ब्रांच बनाई हुई है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें भी सेम होगा, एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, लेकिन कंडेंस फार्मूला में हमने हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स को इकट्ठा लिखा हुआ है। N-ब्यूटेन स्ट्रेट चेन को शो कर रहा है। इसमें देखें तो हर कार्बन एटम के साथ जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है जिनको हमने इकट्ठा करके लिखा हुआ है। जैसे CH3, CH2, CH2, टर्मिनल कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, इसलिए इनको CH3 लिखा जाता है, जैसे कि ये सामने आपको नजर आ रहा है। जबकि दरमियान वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, इसीलिए दरमियान में हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, जबकि टर्मिनल कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन होते हैं। इसी तरह से अगर हम आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखें तो आइसोब्यूटेन में भी कार्बन एटम्स की तादाद 4 ही है, लेकिन एक कार्बन इसमें ब्रांच बना रहा है। कौन से वाला कार्बन? ये वाला कार्बन इसमें ब्रांच बना रहा है, जो कि आपको सामने नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर N-ब्यूटेन से मुख्तलिफ होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें सेम होगा। सो इसमें भी हम कार्बन और हाइड्रोजन यानी ग्रुप ऑफ एटम्स को इकट्ठा CH3 की फॉर्म में लिखें। इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला वो फार्मूला जिसमें मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को रिप्रेजेंट करें, ऐसे फार्मूला को इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? द फार्मूला विच शोज द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन वेरियस एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। यहाँ एक बात की वजाहत ज़रूरी है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनको क्रॉस और डॉट की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स आपको नज़र आ रही हैं, प्रोपेन एंड ब्यूटेन की। तो इसमें आपको 2 तरह के शेयर इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे होंगे, जिसमें एक को आपने क्रॉस की फॉर्म में लिखा, जबकि दूसरे को आपने डॉट की फॉर्म में लिखा। इसी तरह से इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान देखें, एक एटम के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस की फॉर्म में लिखा और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस की फॉर्म में लिखा।
कार्बन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इनको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, और इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। सो ये क्या करेगा? ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब इस बॉन्ड को हम किस तरह से शो कर रहे हैं? हम इसमें कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट फॉर्म में शो कर रहे हैं और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस फॉर्म में शो कर रहे हैं। तो ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर और ब्यूटेन के स्ट्रक्चर को भी हम इसी तरह से एक्सप्लेन कर। इन स्ट्रक्चर्स में देखें तो आपको दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, एक डॉट फॉर्म में और एक आपको क्रॉस फॉर्म में नजर आ रहा है। डॉट फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं ये असल में कार्बन कार्बन या फिर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रहे हैं। इसके दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग को शो कर रहे हैं। एन प्रोपेन में देखें तो कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान डॉट एंड क्रॉस की शक्ल में इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया गया है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि कार्बन और कार्बन के दरमियान क्रॉस और डॉट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को शो किया। इसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान भी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट और क्रॉस की शक्ल में शो किया हुआ। इसी तरह से ब्यूटेन के स्ट्रक्चर में भी कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान डॉट एंड क्रॉस की शक्ल में इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया गया है, जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। Summary of the formula of the organic compound is represented as, dear students, अभी जो हमने organic compounds के फार्मूला की जो 4 टाइप्स हमने पढ़ी हैं, आए इनको दोबारा से रिकॉल करते हैं। फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहले जो हमने टाइप पढ़ी मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल। वो फार्मूला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स में एटम्स के एक्चुअल नंबर्स को रिप्रेजेंट करे उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें। स्ट्रक्चरल फार्मूला रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल। ऐसे फार्मूलाज जो कि एटम्स की एग्जैक्ट अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करे उसको स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें सेम होता है लेकिन एटम्स की अरेंजमेंट मुख्तलिफ होती है, जैसे कि आपने एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की एग्जाम्पल पढ़ी। कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ एटम्स जॉइंड टुगेदर टू ईच कार्बन एटम। वो फार्मूला जिसमें हर कार्बन एटम पर ग्रुप ऑफ एटम्स को इकट्ठा करके लिखा जाता है उसको कंडेंस फार्मूला कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला रिप्रेजेंट द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को रिप्रेजेंट करता है। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पहले 10 हाइड्रोकार्बन्स, उनके नेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला बता रही हूँ। इनको आप अच्छी तरह से याद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कार्बन वाले कंपाउंड को हम मीथेन कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका CH4, कंडेंस फार्मूला भी इसका CH4 और स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका ये होगा। इसी तरह से इथेन, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, कंडेंस फार्मूला H3C और CH3, यानी हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे। प्रोपेन देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8, यानी इसमें 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन होंगे। कंडेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे? H3C CH2 CH3 और स्ट्रक्चरल फार्मूला हम इसका इस तरह से लिखेंगे। चार कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को ब्यूटेन का नाम दिया जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10, कंडेंस फार्मूला H3C
CH2 ट्वाइस टाइम। ट्वाइस टाइम का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपने CH2 2 दफा लिखना है, एंड CH3 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका ये होगा। पेंटेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, कंडेंस फॉर्मूला H3C CH2 थ्राइस टाइम एंड CH3। जितना ब्रैकेट के बाहर डिजिट लिखा हुआ है इट मीन्स के CH2 आपने उतने टाइम्स लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे पेंटेन में है CH3 CH2 CH2 एंड CH2 3 दफा आप लिखेंगे और फिर उसके बाद CH3 लिखेंगे। हेक्सेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14, कंडेंस फॉर्मूला H3C CH2 4 टाइम CH3। हेप्टेन C7H16, कंडेंस फॉर्मूला H3C CH2 5 टाइम्स और CH3 लिखेंगे। यानी यहाँ पे CH2 आपने 5 टाइम्स लिखने के बाद CH3 लिखना है। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन देखें, ऑक्टेन 8 कार्बन एटम C8H18, कंडेंस फॉर्मूला H3C CH2 6 टाइम एंड CH3। नोनेन 9 कार्बन एटम C9H20, कंडेंस फॉर्मूला H3C CH2 7 टाइम CH3। इसी तरह से डिकेन 10 कार्बन एटम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इसका C10H22, कंडेंस फॉर्मूला H3C CH2 7 टाइम CH3 और ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिकैप्सुलेशंस में देखें आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसके अलावा वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में आज हमने पढ़ा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज because they were supposed to be synthesized under the influence of mysterious force called vital force. This theory is called vital force theory. इसके अलावा आज हमने molecular formula पढ़ा, the formula which represent the actual number of atoms in a molecule. Structural formula, the formula which represent the exact arrangement of atom in a molecule. कंडेंस फार्मूला के बारे में पढ़ा, द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ एटम्स जॉइंड टुगेदर टू ईच कार्बन एटम। इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला के बारे में आज हमने पढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला रिप्रेजेंट द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दे रही हूँ, इनके आंसर आपने लिखने हैं। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन वाइटल फोर्स थ्योरी, व्हाई दिस थ्योरी इज नॉट सक्सेसफुल। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। Question number 4, what is the structural formula? Give the structural formula of the butane. Question number 5, define condensed formula. Give the condensed formula of ethane. Question number 6,
डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसको अच्छे तरीके से याद करें और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल कंडेंस और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला की प्रैक्टिस करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।